नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में आप सुन रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से एक बेस्ट नॉवेल, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स इन द वर्ल्ड, द सिसिलियन। सिसिली के आकर्षक डाकू का ये चौथा हिस्सा है, पार्ट 4। उन सभी ने शराब पी और माइकल मन में परिस्थिति को समझने लगा। डॉन चाहता है कि वो यहीं रहे या भाग जाए। स्टेफनी आंडोलन ने स्पष्ट किया, याद रखना चाहिए हमें कि हमने गुलियानो के माता पिता से ये वादा किया है कि माइकल मोंटे लेप्रे में उनसे मिलेंगे। बिल्कुल, डॉन क्रॉस ने धीरे से कहा, हमें उसके माता पिता को कुछ आशा अवश्य देनी चाहिए। फादर बेनियामो ने बहुत नम्रता से आग्रहपूर्वक कहा, और शायद उन्हें वसीयतनामे के बारे में भी कुछ पता चल जाएगा। डॉन क्रॉस ने आह भरी, हाँ, गुलियानो का वसीयतनामा। वो सोचता है कि उससे उसकी जान बच जाएगी। कम से कम उसकी मौत का बदला तो लो। उन्होंने सीधे बात की माइकल से। ये भी याद रखो माइकल, रोम डरता है इस वसीयतनामे से, लेकिन मैं नहीं डरता। और उसके माता पिता को बताओ, कागज पर जो लिखा जाता है उसका इतिहास पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिंदगी पर नहीं। जिंदगी तो अपने आप में एक अलग इतिहास है। पालेर्मो से मोंटेलेप्रे तक सड़क नहीं थी और ये 1 घंटे से अधिक की ड्राइव थी, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान माइकल और एंडोलिनी सभ्यता वाले शहर से दूर निकल गए थे। सिसिली में ये आदिम संस्कृति वाला हिस्सा था जो मूल रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र था। स्टेफानो एंडोलिनी ने गाड़ी चलाने का काम खुद लिया। दोपहर की धूप में फिएट चलाते समय उसका फूले गाल उसके और ठुड्डी में पसीना आने लगा। अनगिनत पसीने के दाने नजर आने लगे। पसीना उसके लाल रंग के बालों की जड़ें भी गीला कर रहा था। वो सावधानी से गाड़ी चला रहा था। इस गर्मी में ऐसा लग रहा था जैसे फिएट कार भी मानो हाँफने लगी हो, और जैसे जैसे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला में वो ऊपर की ओर बढ़ती गई, उसकी सांस फूलती गई। 5 अलग अलग स्थानों पर उनको रोका गया। फिएट कार को रोका गया 5 अलग अलग स्थानों पर। इस बार रोका राष्ट्रीय पुलिस के सड़क पर बैरियर वाली प्लाटून ने। एक बख्तरबंद कार में कम से कम 12 मशीन गनों से लैस लोग बैठे थे। एंडोलिनी ने कागजात दिखाए और फिर उन्होंने गाड़ी को आगे जाने दिया। माइकल के लिए ये देश अजीब था। पलेर्मो के महान शहर से थोड़ी दूरी पर आने पर उसे लगने लगा, लोग यहाँ कितने जंगली और आदिम किस्म के हैं। वे पत्थर वाले घरों में रहते हैं, छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खड़ी ढलानों पर अनिश्चित रूप से संतुलित मकान बने थे। ये भी अजीब सी बात थी। इन ढलानों के साथ सावधानीपूर्वक पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, जिनके सामने सीढ़ीदार संकरे मैदानों की साफ सुथरी कतारें उग रही थी। छोटी छोटी पहाड़ियों पर कांटेदार हरे पौधे उगे हुए थे। अनगिनत विशाल सफ़ेद शिलाओं के साथ साथ ये पौधे काई और बांस के डंठलों के हमसफर थे। दूर से ऐसा लगता था मानो वे विशाल अप्रतिष्ठित कब्रिस्तान हो। सड़क के किनारे किनारे पवित्र धार्मिक स्थल थे, जहां ताला लगे लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। उनमें वर्जिन मेरी या कुछ विशेष संतों की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। इनमें से एक धर्मस्थल पर माइकल ने एक महिला को घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते देखा। सामने सड़क पर उसका पति अपनी गधे से खींची जाने वाली गाड़ी में बैठे हुए शराब की बोतल गटक रहा था। स्टेफेनो एंडोलिनी ने दुलार भरे स्वर में माइकल का कंधा छुआ और कहा, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे भाई, क्या तुम जानना चाहोगे कि हमारे गुलियानो से क्या संबंध है?
माइकल को यकीन था कि ये नकली प्यार है जो एंडोलिनी उस कुटिल लाल मुस्कान से उसको जताने की कोशिश कर रहा था। माइकल प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे माता पिता ने अमेरिका से मुझे जो आदेश दिया है मुझे उसका पालन करना है। ऐसा मैंने भी किया, एंडोलिनी ने कहा। हमने उनके काम में मदद की। लॉन्ग आइलैंड पर आपके पिता के घर को बनाते समय जो राजमिस्त्री था वो गुलियानो का फादर था। आपके पिता महान डॉन ने उसको जैतून के तेल के कारोबार में काम दे दिया। उसने अच्छा काम किया। उसने इस दौरान उनको एक निग्रो और एक यहूदी माफिया के हमले से भी बचाया था। फिर वो सिसली में रहने के लिए वापस आ गया। अब खेती के लिए घर और ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा उनके पास है। मैं तो उनके उस दिन को कोसता हूँ जब उन्होंने अमेरिका छोड़ा। उनको शायद तब पता नहीं था कि उनका छोटा लड़का बड़ा होकर राजकुमार नहीं बनेगा, एक डाकू बनेगा। चलते चलते फिएट ने धूल के कई बादल उड़ा दिए थे। सड़क के किनारे किनारे कांटेदार नाशपाती के पौधे उगे हुए हैं और बांसों की शक्ल तो भूतिया नजर आ रही थी। गुच्छों में लगी नाशपातियां मानव आकार की प्रतीत होती थी। घाटियों में वो जैतून के पेड़ों के आसपास लगी थी बाग और अंगूर की लताएं। अचानक एंडोलिनी ने कहा, तूरी का जन्म अमेरिका में हुआ था, जानते हो माइकल? माइकल समझ गया, तूरी यानी गुलियानो। उसने माइकल की प्रश्नवाचक दृष्टि माइकल पर डालते हुए कहा, एंडोलिनी ने, तूरी के पिता का जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन उसका जन्म सिसिली में हुआ था। अब तुम्हारी मदद से कुछ महीनों बाद वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। एक क्षण के लिए एंडोलिनी रुका, फिर वो आगे बोला, तूरी हमेशा इसके बारे में बात करता है। तुम वास्तव में उसकी मदद करना, लेकिन सच बताओ, क्या लगता है कि उसको भगाने में मदद कर पाओगे? मैं नहीं जानता, माइकल ने कहा। दोपहर के भोजन के बाद इंस्पेक्टर और डॉन क्रॉस के साथ मुझको मिलना है। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा बाकी सभी बातों का क्या मतलब है। सवाल यह है कि क्या वो सच में चाहते हैं कि मैं मदद करूं? मेरे पिता ने कहा कि डॉन क्रॉस मदद करेंगे इस काम में, लेकिन उन्होंने कभी इंस्पेक्टर का जिक्र ही नहीं किया। एंडोलिनी ने अपने पतले बालों को पीछे किया। अचानक अनजाने में उसका पैर नीचे गैस पैडल पर दब गया और फिएट स्कूटर आगे बढ़ गया। गुलियानो और डॉन क्रॉस अब दुश्मन हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमने डॉन क्रॉस के बिना योजना बनाई है। तूरी और इसके माता पिता आप पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पिता कभी झूठे नहीं रहे। माइकल ने कहा, आप बताइए, आप किसकी तरफ हैं? ओह, एंडोलिनी ने आह भरकर कहा, मैं तो गुलियानो के साथ हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। आगे उसने कहा, हम पिछले 5 सालों से साथी हैं। मैंने जीवन भर उसका साथ देने का वादा किया है, लेकिन चूंकि मैं सिसिली में रहता हूँ इसलिए डॉन क्रॉस की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक रस्साकशी चल रही है और मैं इन दोनों के बीच में एक रस्सी पर चल रहा हूँ। सच बात है, मैं गुलियानो को धोखा कभी नहीं दे सकता। माइकल ने सोचा, आखिर ये आदमी किस तरह का है? ये कहना क्या चाहता है? इन सब लोगों से मुझे कोई सीधा उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? शायद इसका कारण यह है कि सिसिली है ये। इस शहर का यही मिजाज है। सिसिली के लोगों को सच से डर लगता है। सच के लिए वो सदा अत्याचारियों और जिज्ञासुओं के हाथों सत्य के लिए हजारों सालों तक प्रताड़ित हुए हैं। सरकार में रोम ने अपने कानूनी रूपों के साथ सत्य की मांग की थी। सत्य यानी कि बड़ा मुश्किल है। चर्च के कन्फेक्शनल बॉक्स में फादर बताते हैं, अनंत नरक की पीड़ा के अधीन होता है सत्य, लेकिन सत्य शक्ति का एक स्रोत होता है। ये आत्मनियंत्रण का एक हथियार होता है। इसे किसी को क्यों दे दें हम? उसे अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा, माइकल ने सोचा। हो सकता है उसको मिशन छोड़ना पड़ जाए और जल्दी घर जाना पड़ जाए।
माइकल ने ये अपने लिए सोचा। जहाँ आज वो खड़ा है वो ज़मीन खतरनाक है। यहाँ जाहिर तौर पर कुछ न कुछ गुलियानो और डॉन क्रोस के बीच में रंजिश चल रही है, और ये रंजिश आत्मघाती है। ऊपर से सिसली में हर कदम पर भंवर में फंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। सिसली के लोगों का मानना है कि प्रतिशोध ही सच्चा न्याय है। बदला लोगे तो इंसाफ मिल जाएगा, और ये न्याय सदैव निर्दयी होता है, निर्मम होता है। इस कैथोलिक द्वीप में हर जगह रोते हुए जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां बताती है कि चर्च में ईसाई क्षमा एक कायरों की निंदनीय शरण के सिवा और कुछ भी नहीं। ये ईसाई क्षमा यानी कि कायरों का हथियार है, रोना और क्षमा मांगना। गुलियानो और डॉन क्रोस क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? माइकल ने पूछा। दरअसल पोर्टेला डेला में एक शादी के समय हुई एक त्रासदी ने ये सारा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का माहौल बना दिया है गुलियानो और डॉन क्रोस के बीच। जो त्रासदी हुई थी उसका नाम है गिनेस्ट्रा। एंडोलिनी ने आगे बताया 2 साल पहले हुई थी ये घटना। उसके बाद इन दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। डॉन क्रोस ने इसके लिए गुलियानो को दोषी ठहराया था। अचानक कार लगभग नीचे गिरती नजर आई। वो लंबवत सड़क पर नीचे की ओर उतर रही थी। पहाड़ से एक घाटी में खंडहरों से होकर गुजर रहे थे ये लोग, जो मूल रूप से नॉर्मन पैलेस के भग्नावशेष थे, जिनका निर्माण आतंकित करने के लिए किया गया था 900 साल पहले, 900 ईयर्स अगो। और अब का ग्रामीण इलाका हानि रहित छिपकलियों, बकरियों और कुछ भटके हुए लोगों के साथ रेंगता नजर आ रहा है। माइकल को नीचे मोंटे लेप्रे का शहर दिखाई दे रहा था। ये जगह जहां वे पहुंचे थे पहाड़ के नीचे काफ़ी गहराई में दबी हुई थी, मानो जैसे कोई लटकी हुई बाल्टी हो किसी कुएं के तल पर। बिल्कुल गोलाई वाला यह स्थान था। दोपहर की धूप ने इसकी दीवारों के पत्थरों को नहला दिया था। गहरी लाल आग की लपटों जैसा लग रहा था ये माहौल। अब उनकी फिएट उस तट पर जा पहुंची थी। यहाँ से शुरू हुई एक सकरी घुमावदार सड़क, जिसके बाद आगे चलकर नीचे एंडोलिनी ने ब्रेक लगाया अचानक और कार रोक दी, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। काराबेनियरी पुलिस एक पलटन ने उनका रास्ता रोका हुआ था। उनमें से एक ने अपनी राइफल निकाली और उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर आओ। कार को तो रुकना ही पड़ता। रुक गई कार। माइकल ने एंडोलिनी का कार्यक्रम देखा। यहाँ पर बड़े आराम से एंडोलिनी ने पुलिस को अपने खास वाले दस्तावेज दिखाए। वो जानता था कि उसके पास लाल बॉर्डर वाला पास है, वो खास ताकत जिसकी दम पर उसको कोई रोक नहीं सकता। इस पास को रोम में न्याय मंत्री द्वारा जारी किया गया था। खुद माइकल के पास भी यही वाला लाल पास था, जिसे उसे केवल अंतिम उपाय के रूप में दिखाने का निर्देश दिया गया था। जब सारे हथियार खाली चले जाएं, सारी मुश्किलें भारी पड़ जाएं, तब आखिर में इस्तेमाल करना इस लाल पास का। कैसे एंडोलिनी जैसे आदमी के पास इतनी ताकत आ गई कि ये लाल पास उसको भी मिल गया? हैरान हो रहा था माइकल। फिर वे वापस कार में आकर बैठ गए। कार आगे बढ़ गई। मोंटे लेप्रे की तंग गलियों से होकर गुजरने लगी उनकी फिएट। गलियां इतनी संकीर्ण थी कि अगर कोई कार सामने से आ जाए तो दोनों कारें आगे नहीं बढ़ सकती थी। आसपास के सभी घरों में सुंदर बालकनियां थी, जो अलग अलग रंगों में रंगी हुई थी। कुछ नीली थी, कुछ पीली थी, सफ़ेद रंग की तो बहुत ही कम थी। इस समय दिन का
वो हिस्सा था जब महिलाएं घरों के भीतर खाना बना रही थी अपने पतियों के लिए, लेकिन कोई बच्चा सड़कों पर नहीं था। सूनी सड़कों पर प्रत्येक कोने पर गश्त करती हुई कार्बेनियरी पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थी। मोंटेलेप्रे एक मार्शल लॉ लगे शहर जैसा था। लगता था कर्फ्यू लगा है। लगता था सेना पुलिस ने मानो शहर पर कब्जा कर लिया है। कुछ ही बूढ़े अपनी बालकनियों से नीचे देखते नजर आ रहे थे और उनके चेहरे भी पत्थर जैसे थे। आखिरकार फिएट एक जुड़वा घरों की पंक्ति के सामने जाकर रुक गई। सामने के जुड़वा घरों में, जिनमें एक खास चित्र बनाया गया था, चमकीले नीले रंग का, उसका एक गेट था जिसमें ग्रिल वर्क किया हुआ था और लिखा था जी। अंग्रेजी का ये जी अक्षर बड़ा सा उसमें दिखाई दे रहा था। जी मतलब ओह, गुलियानो। लगभग 60 वर्ष के एक छोटे कद के व्यक्ति ने गेट खोला। उसने एक धारीदार सफेद शर्ट और काली टाई वाला सूट पहना हुआ था। वो गुलियानो का पिता था। घर में आते ही उन्होंने एंटोलिनी को तुरंत बड़े प्यार से गले लगाया। उसके बाद जो ही माइकल आगे बढ़ा, उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी आंखों में माइकल के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया, जैसे वो अपनी आंखों से कह रहे थे, थैंक यू माइकल। गुलियानो के पिता का चेहरा मरणासन्न रूप से बीमार किसी परिजन की प्रतीक्षा में और उसकी मृत्यु के डर से डरे हुए व्यक्ति, जो उसके परिवार का व्यक्ति हो, वैसा नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि अपनी भावनाओं पर बहुत सख्ती के साथ नियंत्रण कर रहे थे गुलियानो के पिता, लेकिन उनका हाथ चला गया उनके चेहरे पर बार बार, और जिससे पता चल रहा था कि वो अपने भाव छिपाना चाहते थे, अपना चेहरा छिपाकर। उनका शरीर जैसे अकड़ गया था, इसलिए शायद वो कुछ अकड़ कर चल रहे थे, फिर भी थोड़ा डगमग हो रहे थे। उम्र भी हो गई थी। एक विशाल आलीशान बैठक में सभी लोग दाखिल हुए। उस छोटे से शहर के इस घर में सिसली का माहौल कमरे पर नजर आ रहा था। बैठक का यह कक्ष घर का सबसे बड़ा हिस्सा था, जहां एक तस्वीर लगी थी दीवार पर, जो इतनी अस्पष्ट थी, इतना मुश्किल था उसमें बने हुए चेहरे को पहचानना। लेकिन माइकल पहचान गया, यह गुलियानो है। अंडाकार क्रीम रंग की लकड़ी के खांचे में वो एक तस्वीर फंसी थी, जिसे देखकर माइकल को पता चल गया था कि साल्वातोर गुलियानो ही है। एक छोटे गोल काले रंग वाली मेज पर रोशनी पड़ रही थी और मेज पर था एक फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ चित्र। इसमें भी साफ दिख रहा था अपने पिता और माँ के साथ उनका बेटा साल्वातोर तूरी गुलियानो लाल पर्दे के सामने खड़े थे तीनों। बेटा अधिकारियों के भांति ही अपनी बाहों को अधिकारपूर्ण ढंग से बांधकर आत्मविश्वास वाले चेहरे के साथ खड़ा था अपने माता और पिता के बीच में। साल्वातोर गुलियानो इस चित्र में सामने देख रहा था, मानो कैमरे को चुनौती दे रहा था। उसका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर, जैसे कोई ग्रीस का देवता हो। ऐसा लगा जैसे संगमरमर की प्रतिभा हो। उसके होंठ भरे हुए थे और आंखें नशे में डूबी हुई बंद पलकों वाली आधी खुली आधी बंद थी। ऐसा लग रहा था उसका चेहरा दिखाई देता था दुनिया के द्वारा थोपे हुए संदेहों के विरुद्ध उसके आत्मविश्वास का मानो विद्रोह हो। बगावत की थी उसने, उसके आत्मविश्वास ने, दुनिया की सच्चाई के खिलाफ। माइकल को लगा इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक मधुर स्वभाव वाला इंसान खड़ा है। यहाँ आसपास एक और तस्वीर थी जिसमें गुलियानो अपनी बहनों और उनके हस्बैंड्स के साथ खड़ा था, पर यह चित्र तस्वीर कोने की मेजों पर लगभग ऐसे रखी थी जैसे कि किसी ने उनको छिपा कर रखने की कोशिश की हो। गुलियानो के पिता सबको रसोई में ले गए उनका स्वागत करने के लिए। गुलियानो की माँ रसोई का स्टोव छोड़कर दूसरे कमरे में आई। मारिया लोम्बार्डो गुलियानो, वो अपनी तस्वीर से कहीं अधिक उम्र की लग रही थी। ऐसा लगा कि मानो वो कोई और ही औरत हो। उनके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उनके चेहरे की हड्डी पर थकावट
तारी थी, जहाँ गालों की त्वचा फटी हुई और खुरदरी दिखाई दे रही थी। उनके बाल लंबे थे और उनके कंधों पर भारी धारियों वाले भूरे रंग की रस्सियों जैसे लग रहे बाल लटके हुए थे। चेहरे पर चौंकाने वाली जो बात थी वो थी उनकी आंखें। काले रंग की उन आंखों में बेटे को कुचलने की साजिश करने वाली दुनिया के खिलाफ नफरत साफ झांक रही थी। उसने अपने पति और स्टेफानो एंडोलिनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सीधे माइकल से बात की। बताओ, तुम मेरे बेटे की मदद करने के लिए आए हो ना? साथ के दोनों लोग इस अशिष्टता पर थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिए, लेकिन माइकल उसके सवाल पर पूरी संजीदगी से मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ। उसका कुछ तनाव दूर हो गया और उसने अपना सिर अपने हाथों में झुका लिया, जैसे कि वो खुशी से इस खुशी वाले झटके की उम्मीद कर रही थी। साल्वातोर गुलियानो की माँ एंडोलिनी ने उससे सुखदायक आवाज में आराम देने के लिहाज से कहा, फादर बेनियामिनो को हमने बता दिया है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मारिया लोम्बार्डो ने अपना सिर उठाया और माइकल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे के हर भाव कैसे सामने बिल्कुल नजर आ जाते हैं। उसके मन की हर भावना दिखाई देने लग जाती है, चाहे वह महसूस करे तिरस्कार, घृणा या डर। सब कुछ दिख रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन वो अपनी मुस्कान को दबा नहीं पाई। ये खुशी की मुस्कान थी। ओह, फादर बेनियामिनो तो बहुत दिलदार है, कोई संदेह नहीं। और उस अच्छे दिल के साथ फादर बेनियामो जिंदा है, जैसे जिंदा ही मुर्गे से कम ना हो। वो इंसान को मार डालते हैं, पूरे गांव को खत्म कर देते हैं, खून बहाते हैं और अपनी आत्मा को शैतान को बेचकर अपने भाई के सामने इकबालिया बयान देते हैं। उसको तो तुम अपने पास ही रखो। कैसे साफ साफ कह दिया मारियो लोम्बार्डो गुलियानो, यानी तूरी की माँ ने। तर्क देने के अंदाज में गुलियानो के पिता ने शांत भाव से कहा, मानो वो शांत करने की कोशिश कर रहे हो माहौल को। डॉन क्रोस हमारे दोस्त हैं, सुनो ना, तुम मेरी बात सुनो। डॉन क्रोस से हमारी कोई नाराजगी नहीं, वो हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने गुलियानो को जेल से रिहा कराया है, तुम तो जानती हो ना। गुलियानो की माँ गुस्से में चिल्लाई, ओह डॉन क्रोस द गुड सोल, कितना दयालु है वो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉन क्रोस एक नाग है, नाग। सांप से भी बढ़कर उसका निशाना बंदूक लेकर कत्लेआम करता है। हमारा बेटा उसका दोस्त बनकर उसके साथ था। वो दोनों एक साथ सिसिली पर राज करने वाले थे और आज तूरी पहाड़ों में अकेला छिपा हुआ है और द गुड सोल पलेरोमा में अपनी वैश्याओं के साथ हवा की तरह आज़ाद है। डॉन क्रोस को केवल सीटी बजानी आती है और रोम उसके पैर चाटने लग जाता है, जबकि उनको ये पता है और वो हमारे तूरी से भी अधिक अपराध करते हैं। ये हमको पता है, वो दुष्ट है और हमारा बेटा अच्छा है, ये सबको पता है। अगर मैं तुम्हारे जैसा आदमी होती तो मैं मार डालती डॉन क्रोसे को। मैं कहती हूँ द गुड सोल, अब तुम कब्र में आराम करो। उसने घृणा का भाव दिखाते हुए कहा, तुम मर्द लोग कुछ नहीं समझते। गुलियानो के पिता ने अधीरता से कहा, मैं जानता हूँ कि जल्दी ही हमारे मेहमान को आगे जाना है। कुछ घंटे बचे हैं हमारे पास बात करने के लिए। उसके पहले चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। सुनते ही गुलियानो की माँ एकदम से जैसे होश में आई, शांत हो गई। उन्होंने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, बेचारे हमारे मेहमान, अरे हमसे मिलने के लिए आपने पूरे दिन यात्रा की है। आपको डॉन क्रोस के झूठ और मेरे दुखड़े को सुनना पड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले इधर आइए, हम बैठ के खाना खाएंगे। जी, मुझे सुबह ट्रैपनी जाना है, माइकल ने कहा। जब तक आपका बेटा मेरे पास नहीं आता तब तक मैं वहाँ अपने पिता के फ्रेंड्स के साथ उसका इंतज़ार करूँगा। कमरे में सन्नाटा था। अचानक गुलियानो की माँ माइकल के पास आई। मुझे आभास हो गया था, आप सब मेरे बेटे का इतिहास जानते हो। उन्होंने उसके चेहरे के घाव देखे हैं। वो 2 साल तक गुफा में छिपा रहा था। गुलियानो की माँ ने माइकल को तुरंत गले से लगा लिया। प्लीज़ एक गिलास वाइन ले लीजिए, उन्होंने कहा।
फिर शहर घूम कर आओ। 1 घंटे बाद हम सब लोग भोजन करेंगे। मैं खाने की टेबल पर सबका इंतज़ार करूंगी। उस समय तूरी के दोस्त भी आ जाएंगे और तब हम इस सेंसिटिव मसले पर ढंग से बात कर पाएंगे। एंडोलिनी और गुलियानो के पिता ने माइकल को बीच में रखा और उसके साथ सकरी गली में चलते हुए मोंते लेप्रे की पथरीली सड़कों पर टहलने लगे। अब जब सूरज ढल चुका है तो चमचमाता काला आकाश गोधूली बेला के बाद धुंधली नीली हवा के साथ सामने आ गया। इस समय केवल राष्ट्रीय पुलिस के काराबेनियरी दस्ते ही सड़कों पर उनके चारों ओर घूम रहे थे। प्रत्येक चौराहे पतली सांप जैसी गलियां हर दिशा में सांपों की तरह दौड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लगा कि उनके डर से सारा शहर सुनसान हो गया है। इसके आगे की कहानी जारी रहेगी। अगले अंक में हम बताएंगे फिर क्या हुआ, किस तरह माइकल अगले दिन सुबह इंतज़ार करता रहा गुलियानो के आने का। गुलियानो आया या नहीं आया, तो कैसे माइकल ने उसे बचाया, अमेरिका ले जाने के लिए रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, किस तरह की साजिशों ने उनके पैर बांधे, सब जानिए अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उन सभी ने शराब पी और माइकल मन में परिस्थिति को समझने लगा। डॉन चाहता है कि वो यहीं रहे या भाग जाए। स्टेफनी आंडोलन ने स्पष्ट किया, याद रखना चाहिए हमें कि हमने गुलियानो के माता पिता से ये वादा किया है कि माइकल मोंते लेप्रे में उनसे मिलेंगे। बिल्कुल, डॉन क्रॉस ने धीरे से कहा, हमें उसके माता पिता को कुछ आशा अवश्य देनी चाहिए। फादर बेनियामो ने बहुत नम्रता से आग्रहपूर्वक कहा, और शायद उन्हें वसीयतनामे के बारे में भी कुछ पता चल जाएगा। डॉन क्रॉस ने आह भरी, हाँ, गुलियानो का वसीयतनामा। वो सोचता है कि उससे उसकी जान बच जाएगी। कम से कम उसकी मौत का बदला तो लो। उन्होंने सीधे बात की माइकल से। ये भी याद रखो माइकल, रोम डरता है इस वसीयतनामे से, लेकिन मैं नहीं डरता। और उसके माता पिता को बताओ, कागज पर जो लिखा जाता है उसका इतिहास पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिंदगी पर नहीं। जिंदगी तो अपने आप में एक अलग इतिहास है। पालेर्मो से मोंतेलेप्रे तक सड़क नहीं थी और ये 1 घंटे से अधिक की ड्राइव थी, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान माइकल और एंडोलिनी सभ्यता वाले शहर से दूर निकल गए थे। सिसिली में ये आदिम संस्कृति वाला हिस्सा था जो मूल रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र था। स्टेफानो एंडोलिनी ने गाड़ी चलाने का काम खुद लिया। दोपहर की धूप में फिएट चलाते समय उसका फूले गाल उसके और ठुड्डी में पसीना आने लगा। अनगिनत पसीने के दाने नजर आने लगे। पसीना उसके लाल रंग के बालों की जड़ें भी गीला कर रहा था। वो सावधानी से गाड़ी चला रहा था। इस गर्मी में ऐसा लग रहा था जैसे फिएट कार भी मानो हाँफने लगी हो, और जैसे जैसे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला में वो ऊपर की ओर बढ़ती गई, उसकी सांस फूलती गई। 5 अलग अलग स्थानों पर उनको रोका गया। फिएट कार को रोका गया 5 अलग अलग स्थानों पर। इस बार रोका राष्ट्रीय पुलिस के सड़क पर बैरियर वाली प्लाटून ने। एक बख्तरबंद कार में कम से कम 12 मशीन गनों से लैस लोग बैठे थे। एंडोलिनी ने कागजात दिखाए और फिर उन्होंने गाड़ी को आगे जाने दिया। माइकल के लिए ये देश अजीब था। पलेर्मो के महान शहर से थोड़ी दूरी पर आने पर उसे लगने लगा, लोग यहाँ कितने जंगली और आदिम किस्म के हैं। वे पत्थर वाले घरों में रहते हैं, छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खड़ी ढलानों पर अनिश्चित रूप से संतुलित मकान बने थे। ये भी अजीब सी बात थी। इन ढलानों के साथ सावधानीपूर्वक पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, जिनके सामने सीढ़ीदार संकरे मैदानों की साफ सुथरी कतारें उग रही थी।
छोटी छोटी पहाड़ियों पर कांटेदार हरे पौधे उगे हुए थे। अनगिनत विशाल सफ़ेद शिलाओं के साथ साथ ये पौधे काई और बांस के डंठलों के हमसफ़र थे। दूर से ऐसा लगता था मानो वे विशाल अप्रतिष्ठित कब्रिस्तान हो। सड़क के किनारे किनारे पवित्र धार्मिक स्थल थे, जहां ताला लगे लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। उनमें वर्जिन मेरी या कुछ विशेष संतों की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। इनमें से एक धर्मस्थल पर माइकल ने एक महिला को घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते देखा। सामने सड़क पर उसका पति अपनी गधे से खींची जाने वाली गाड़ी में बैठे हुए शराब की बोतल गटक रहा था। स्टेफेनो एंडोलिनी ने दुलार भरे स्वर में माइकल्स का कंधा छुआ और कहा, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे भाई, क्या तुम जानना चाहोगे कि हमारे गुलियानो से क्या संबंध है? माइकल को यकीन था कि यह नकली प्यार है जो एंडोलिनी उस कुटिल लाल मुस्कान से उसको जताने की कोशिश कर रहा था। माइकल प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे माता पिता ने अमेरिका से मुझे जो आदेश दिया है, मुझे उसका पालन करना है। ऐसा मैंने भी किया, एंडोलिनी ने कहा। हमने उनके काम में मदद की। लॉन्ग आइलैंड पर आपके पिता के घर को बनाते समय जो राजमिस्त्री था वो गुलियानो का फादर था। आपके पिता महान डॉन ने उसको जैतून के तेल के कारोबार में काम दे दिया। उसने अच्छा काम किया। उसने इस दौरान उनको एक निग्रो और एक यहूदी माफिया के हमले से भी बचाया था। फिर वो सिसिली में रहने के लिए वापस आ गया। अब खेती के लिए घर और ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा उनके पास है। मैं तो उनके उस दिन को कोसता हूँ जब उन्होंने अमेरिका छोड़ा। उनको शायद तब पता नहीं था कि उनका छोटा लड़का बड़ा होकर राजकुमार नहीं बनेगा, एक डाकू बनेगा। चलते चलते फिएट ने धूल के कई बादल उड़ा दिए थे। सड़क के किनारे किनारे कांटेदार नाशपाती के पौधे उगे हुए हैं और बांसों की शक्ल तो भूतिया नजर आ रही थी। गुच्छों में लगी नाशपातियां मानव आकार की प्रतीत होती थी। घाटियों में वो जैतून के पेड़ों के आसपास लगी थी बाग और अंगूर की लताएं। अचानक एंडोलिनी ने कहा, तूरी का जन्म अमेरिका में हुआ था, जानते हो माइकल? माइकल समझ गया, तूरी यानी गुलियानो। उसने माइकल की प्रश्नवाचक दृष्टि माइकल पर डालते हुए कहा, एंडोलिनी ने, तूरी के पिता का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसका जन्म सिसिली में हुआ था। अब तुम्हारी मदद से कुछ महीनों बाद वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। एक क्षण के लिए एंडोलिनी रुका, फिर आगे बोला, तूरी हमेशा इसके बारे में बात करता है। तुम वास्तव में उसकी मदद करना, लेकिन सच बताओ, क्या लगता है कि उसको भगाने में मदद कर पाओगे? मैं नहीं जानता, माइकल ने कहा। दोपहर के भोजन के बाद इंस्पेक्टर और डॉन क्रॉस के साथ मुझको मिलना है। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा बाकी सभी बातों का क्या मतलब है। सवाल यह है कि क्या वो सच में चाहते हैं कि मैं मदद करूं? मेरे पिता ने कहा कि डॉन क्रॉस मदद करेंगे इस काम में, लेकिन उन्होंने कभी इंस्पेक्टर का जिक्र ही नहीं किया। एंडोलिनी ने अपने पतले बालों को पीछे किया। अचानक अनजाने में उसका पैर नीचे गैस पैडल पर दब गया और फिएट स्कूटर आगे बढ़ गया। गुलियानो और डॉन क्रॉस अब दुश्मन हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमने डॉन क्रॉस के बिना योजना बनाई है। तूरी और इसके माता पिता आप पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पिता कभी झूठे नहीं रहे। माइकल ने कहा, आप बताइए, आप किसकी तरफ हैं? ओह, एंडोलिनी ने आह भरकर कहा, मैं तो गुलियानो के साथ हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। आगे उसने कहा, हम पिछले 5 सालों से साथी हैं। मैंने जीवन भर उसका साथ देने का वादा किया है, लेकिन चूंकि मैं सिसिली में रहता हूँ, इसलिए डॉन क्रॉस की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक रस्सा कशी चल रही है और मैं इन दोनों के बीच में एक रस्सी पर चल रहा हूँ। सच बात है, मैं गुलियानो को धोखा कभी नहीं दे सकता।
माइकल ने सोचा, आखिर ये आदमी किस तरह का है, ये कहना क्या चाहता है। इन सब लोगों से मुझे कोई सीधा उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। शायद इसका कारण यह है कि सिसिली है ये, इस शहर का यही मिजाज है। सिसिली के लोगों को सच से डर लगता है। सच के लिए वो सदा अत्याचारियों और जिज्ञासुओं के हाथों सत्य के लिए हजारों सालों तक प्रताड़ित हुए हैं। सरकार में रोम ने अपने कानूनी रूपों के साथ सत्य की मांग की थी। सत्य यानी कि बड़ा मुश्किल है। चर्च के कन्फेक्शनल बॉक्स में फादर बताते हैं, अनंत नरक की पीड़ा के अधीन होता है सत्य, लेकिन सत्य शक्ति का एक स्रोत होता है। ये आत्मनियंत्रण का एक हथियार होता है। इसे किसी को क्यों दे दें हम। उसे अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा, माइकल ने सोचा। हो सकता है उसको मिशन छोड़ना पड़ जाए और जल्दी घर जाना पड़ जाए। माइकल ने ये अपने लिए सोचा। जहां आज वो खड़ा है वो ज़मीन खतरनाक है। यहाँ जाहिर तौर पर कुछ न कुछ गुलियानो और डॉन क्रोस के बीच में रंजिश चल रही है, और ये रंजिश आत्मघाती है। ऊपर से सिसली में हर कदम पर भंवर में फंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। सिसली के लोगों का मानना है कि प्रतिशोध ही सच्चा न्याय है। बदला लोगे तो इंसाफ मिल जाएगा, और ये न्याय सदैव निर्दयी होता है, निर्मम होता है। इस कैथोलिक द्वीप में हर जगह रोते हुए जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां बताती है कि चर्च में ईसाई क्षमा एक कायरों की निंदनीय शरण के सिवा और कुछ भी नहीं। यह ईसाई क्षमा यानी कि कायरों का हथियार है, रोना और क्षमा मांगना। गुलियानो और डॉन क्रोस क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, माइकल ने पूछा। दरअसल पोर्टेला डेला में एक शादी के समय हुई एक त्रासदी ने ये सारा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का माहौल बना दिया है गुलियानो और डॉन क्रोस के बीच। जो त्रासदी हुई थी उसका नाम है गिनेस्ट्रा। एंडोलिनी ने आगे बताया, 2 साल पहले हुई थी ये घटना। उसके बाद इन दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। डॉन क्रोस ने इसके लिए गुलियानो को दोषी ठहराया था। अचानक कार लगभग नीचे गिरती नजर आई। वो लंबवत सड़क पर नीचे की ओर उतर रही थी। पहाड़ से एक घाटी में खंडहरों से होकर गुजर रहे थे ये लोग, जो मूल रूप से नॉर्मन पैलेस के भग्नावशेष थे, जिनका निर्माण आतंकित करने के लिए किया गया था 900 साल पहले, 900 ईयर्स एगो। और अब का ग्रामीण इलाका हानि रहित छिपकलियों, बकरियों और कुछ भटके हुए लोगों के साथ रेंगता नजर आ रहा है। माइकल को नीचे मोंटे लेप्रे का शहर दिखाई दे रहा था। ये जगह जहां वे पहुंचे थे पहाड़ के नीचे काफ़ी गहराई में दबी हुई थी, मानो जैसे कोई लटकी हुई बाल्टी हो किसी कुएं के तल पर। बिल्कुल गोलाई वाला यह स्थान था। दोपहर की धूप ने इसकी दीवारों के पत्थरों को नहला दिया था। गहरी लाल आग की लपटों जैसा लग रहा था ये माहौल। अब उनकी फिएट उस तट पर जा पहुंची थी। यहाँ से शुरू हुई एक सकरी घुमावदार सड़क, जिसके बाद आगे चलकर नीचे एंडोलिनी ने ब्रेक लगाया अचानक और कार रोक दी, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। काराबेनियरी पुलिस एक पलटन ने उनका रास्ता रोका हुआ था। उनमें से एक ने अपनी राइफल निकाली और उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर आओ। कार को तो रुकना ही पड़ता। रुक गई कार। माइकल ने एंडोलिनी का कार्यक्रम देखा। यहाँ पर बड़े आराम से एंडोलिनी ने पुलिस को अपने खास वाले दस्तावेज दिखाए। वो जानता था कि उसके पास लाल बॉर्डर वाला पास है, वो खास ताकत जिसकी दम पर उसको कोई रोक नहीं सकता।
इस पास को रोम में न्याय मंत्री द्वारा जारी किया गया था। खुद माइकल के पास भी यही वाला लाल पास था, जिसे उसे केवल अंतिम उपाय के रूप में दिखाने का निर्देश दिया गया था। जब सारे हथियार खाली चले जाएं, सारी मुश्किलें भारी पड़ जाएं, तब आखिर में इस्तेमाल करना इस लाल पास का। कैसे एंडोलिनी जैसे आदमी के पास इतनी ताकत आ गई कि यह लाल पास उसको भी मिल गया, हैरान हो रहा था माइकल। फिर वे वापस कार में आकर बैठ गए। कार आगे बढ़ गई। मोंटेलेप्रे की तंग गलियों से होकर गुजरने लगी उनकी फिएट। गलियां इतनी संकीर्ण थी कि अगर कोई कार सामने से आ जाए तो दोनों कारें आगे नहीं बढ़ सकती थी। आसपास के सभी घरों में सुंदर बालकनियां थी, जो अलग अलग रंगों में रंगी हुई थी। कुछ नीली थी, कुछ पीली थी, सफ़ेद रंग की तो बहुत ही कम थी। इस समय दिन का वो हिस्सा था जब महिलाएं घरों के भीतर खाना बना रही थी अपने पतियों के लिए, लेकिन कोई बच्चा सड़कों पर नहीं था। सूनी सड़कों पर प्रत्येक कोने पर गश्त करती हुई कार्बेनियरी पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थी। मोंटेलेप्रे एक मार्शल लॉ लगे शहर जैसा था। लगता था कर्फ्यू लगा है। लगता था सेना पुलिस ने मानो शहर पर कब्जा कर लिया है। कुछ ही बूढ़े अपनी बालकनियों से नीचे देखते नजर आ रहे थे और उनके चेहरे भी पत्थर जैसे थे। आखिरकार फिएट एक जुड़वा घरों की पंक्ति के सामने जाकर रुक गई। सामने के जुड़वा घरों में, जिनमें एक खास चित्र बनाया गया था, चमकीले नीले रंग का, उसका एक गेट था जिसमें ग्रिल वर्क किया हुआ था और लिखा था जी। अंग्रेजी का ये जी अक्षर बड़ा सा उसमें दिखाई दे रहा था। जी मतलब ओह, गुलियानो। लगभग 60 वर्ष के एक छोटे कद के व्यक्ति ने गेट खोला। उसने एक धारीदार सफेद शर्ट और काली टाई वाला सूट पहना हुआ था। वो गुलियानो का पिता था। घर में आते ही उन्होंने एंडोलिनी को तुरंत बड़े प्यार से गले लगाया। उसके बाद जो ही माइकल आगे बढ़ा, उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी आंखों में माइकल के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया, जैसे वो अपनी आंखों से कह रहे थे, थैंक यू माइकल। गुलियानो के पिता का चेहरा मरणासन्न रूप से बीमार किसी परिजन की प्रतीक्षा में और उसकी मृत्यु के डर से डरे हुए व्यक्ति, जो उसके परिवार का व्यक्ति हो, वैसा नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि अपनी भावनाओं पर बहुत सख्ती के साथ नियंत्रण कर रहे थे गुलियानो के पिता, लेकिन उनका हाथ चला गया उनके चेहरे पर बार बार, और जिससे पता चल रहा था कि वो अपने भाव छिपाना चाहते थे, अपना चेहरा छिपाकर। उनका शरीर जैसे अकड़ गया था, इसलिए ही शायद वो कुछ अकड़ कर चल रहे थे, फिर भी थोड़ा डगमग हो रहे थे। उम्र भी हो गई थी। एक विशाल आलीशान बैठक में सभी लोग दाखिल हुए। उस छोटे से शहर के इस घर में सिसली का माहौल कमरे पर नजर आ रहा था। बैठक का यह कक्ष घर का सबसे बड़ा हिस्सा था, जहां एक तस्वीर लगी थी दीवार पर, जो इतनी अस्पष्ट थी, इतना मुश्किल था उसमें बने हुए चेहरे को पहचानना। लेकिन माइकल पहचान गया, यह गुलियानो है। अंडाकार क्रीम रंग की लकड़ी के खांचे में वो एक तस्वीर फंसी थी, जिसे देखकर माइकल को पता चल गया था कि साल्वातोर गुलियानो ही है। एक छोटे गोल काले रंग वाली मेज पर रोशनी पड़ रही थी और मेज पर था एक फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ चित्र। इसमें भी साफ दिख रहा था अपने पिता और माँ के साथ उनका बेटा साल्वातोर तूरी गुलियानो लाल पर्दे के सामने खड़े थे तीनों। बेटा अधिकारियों के भांति ही अपनी बाहों को अधिकारपूर्ण ढंग से बांधकर आत्मविश्वास वाले चेहरे के साथ खड़ा था अपने माता और पिता के बीच में। साल्वातोर गुलियानो इस चित्र में सामने देख रहा था, मानो कैमरे को चुनौती दे रहा था। उसका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर, जैसे कोई ग्रीस का देवता हो। ऐसा लगा जैसे संगमरमर की प्रतिभा हो। उसके होंठ भरे हुए थे और आंखें नशे में डूबी हुई, बंद पलकों वाली, आधी खुली
आधी बंद थी। ऐसा लग रहा था उसका चेहरा दिखाई देता था दुनिया के द्वारा थोपे हुए संदेहों के विरुद्ध उसके आत्मविश्वास का मानो विद्रोह हो। बगावत की थी उसने, उसके आत्मविश्वास ने, दुनिया की सच्चाई के खिलाफ। माइकल को लगा इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक मधुर स्वभाव वाला इंसान खड़ा है। यहाँ आसपास एक और तस्वीर थी जिसमें गुलियानो अपनी बहनों और उनके हस्बैंड्स के साथ खड़ा था, पर यह चित्र तस्वीर कोने की मेजों पर लगभग ऐसे रखी थी जैसे कि किसी ने उनको छिपा कर रखने की कोशिश की हो। गुलियानो के पिता सबको रसोई में ले गए उनका स्वागत करने के लिए। गुलियानो की माँ रसोई का स्टोव छोड़कर दूसरे कमरे में आई। मारिया लोम्बार्डो गुलियानो, वो अपनी तस्वीर से कहीं अधिक उम्र की लग रही थी। ऐसा लगा कि मानो वो कोई और ही औरत हो। उनके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उनके चेहरे की हड्डी पर थकावट तारी थी, जहाँ गालों की त्वचा फटी हुई और खुरदरी दिखाई दे रही थी। उनके बाल लंबे थे और उनके कंधों पर भारी धारियों वाली भूरे रंग की रस्सियों जैसे लग रहे बाल लटके हुए थे। चेहरे पर चौंकाने वाली जो बात थी वो थी उनकी आंखें। काले रंग की उन आंखों में बेटे को कुचलने की साजिश करने वाली दुनिया के खिलाफ नफरत साफ झांक रही थी। उसने अपने पति और स्टेफानो एंडोलिनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सीधे माइकल से बात की। बताओ, तुम मेरे बेटे की मदद करने के लिए आए हो ना? साथ के दोनों लोग इस अशिष्टता पर थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिए, लेकिन माइकल उसके सवाल पर पूरी संजीदगी से मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ। उसका कुछ तनाव दूर हो गया और उसने अपना सिर अपने हाथों में झुका लिया, जैसे कि वो खुशी से इस खुशी वाले झटके की उम्मीद कर रही थी। साल्वातोर गुलियानो की माँ एंडोलिनी ने उससे सुखदायक आवाज़ में आराम देने के लिहाज से कहा, फादर बेनियामिनो को हमने बता दिया है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मारिया लोम्बार्डो ने अपने सिर उठाया और माइकल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे के हर भाव कैसे सामने बिल्कुल नजर आ जाते हैं। उसके मन की हर भावना दिखाई देने लग जाती है, चाहे वो महसूस करे तिरस्कार, घृणा या डर। सब कुछ दिख रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन वो अपनी मुस्कान को दबा नहीं पाई। ये खुशी की मुस्कान थी। ओह, फादर बेनियामिनो तो बहुत दिलदार है, कोई संदेह नहीं। और उस अच्छे दिल के साथ फादर बेनियामो जिंदा है, जैसे जिंदा ही मुर्गे से कम ना हो। वो इंसान को मार डालते हैं, पूरे गांव को खत्म कर देते हैं, खून बहाते हैं और अपनी आत्मा को शैतान को बेचकर अपने भाई के सामने इकबालिया बयान देते हैं। उसको तो तुम अपने पास ही रखो। कैसे साफ साफ कह दिया मारियो लोम्बार्डो गुलियानो, यानी तूरी की माँ ने। तर्क देने के अंदाज में गुलियानो के पिता ने शांत भाव से कहा, मानो वो शांत करने की कोशिश कर रहे हो माहौल को। डॉन क्लोस हमारे दोस्त हैं, सुनो ना, तुम मेरी बात सुनो। डॉन क्लोस से हमारी कोई नाराजगी नहीं, वो हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने गुलियानो को जेल से रिहा कराया है, तुम तो जानती हो ना। गुलियानो की माँ गुस्से में चिल्लाई, ओह डॉन क्लोस द गुड सोल, कितना दयालु है वो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉन क्लोस एक नाग है, नाग। सांप से भी बढ़कर उसका निशाना बंदूक लेकर कत्लेआम करता है। हमारा बेटा उसका दोस्त बनकर उसके साथ था। वो दोनों एक साथ सिसिली पर राज करने वाले थे और आज तूरी पहाड़ों में अकेला छिपा हुआ है और द गुड सोल पलेरोमा में अपनी वैश्याओं के साथ हवा की तरह आज़ाद है। डॉन क्लोस को केवल सीटी बजानी आती है और रोब उसके पैर चाटने लग जाता है, जबकि उनको ये पता है और वो हमारे तूरी से भी अधिक अपराध करते हैं, ये हमको पता है। वो दुष्ट है और हमारा बेटा अच्छा है, ये सबको पता है। अगर मैं तुम्हारे जैसा आदमी होती तो मैं मार डालती डॉन क्लोसे को। मैं कहती हूँ द गुड सोल, अब तुम कब्र में आराम करो। उसने घृणा का भाव दिखाते हुए कहा, तुम मर्द लोग कुछ नहीं समझते।
गुलियाना के पिता ने अधीरता से कहा, मैं जानता हूँ कि जल्दी ही हमारे मेहमान को आगे जाना है। कुछ घंटे बचे हैं हमारे पास बात करने के लिए। उसके पहले चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। सुनते ही गुलियानो की माँ एकदम से जैसे होश में आई, शांत हो गई। उन्होंने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, बेचारे हमारे मेहमान, अरे आपसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए आपने पूरे दिन यात्रा की है। आपको डॉन क्रॉस के झूठ और मेरे दुखड़े को सुनना पड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले इधर आइए, हम बैठ के खाना खाएंगे। जी मुझे सुबह ट्रैपनी जाना है, माइकल ने कहा। जब तक आपका बेटा मेरे पास नहीं आता तब तक मैं वहाँ अपने पिता के फ्रेंड्स के साथ उसका इंतज़ार करूँगा। कमरे में सन्नाटा था। अचानक गुलियानो की माँ माइकल के पास आई। मुझे आभास हो गया था, आप सब मेरे बेटे का इतिहास जानते हो। उन्होंने उसके चेहरे के घाव देखे हैं। वो 2 साल तक गुफा में छिपा रहा था। गुलियानो की माँ ने माइकल को तुरंत गले से लगा लिया। प्लीज़ एक गिलास वाइन ले लीजिए, उन्होंने कहा। फिर शहर घूम कर आओ। 1 घंटे बाद हम सब लोग भोजन करेंगे। मैं खाने की टेबल पर सबका इंतज़ार करूंगी। उस समय तूरी के दोस्त भी आ जाएंगे और तब हम इस सेंसिटिव मसले पर ढंग से बात कर पाएंगे। एंडोलिनी और गुलियानो के पिता ने माइकल को बीच में रखा और उसके साथ सकरी गली में चलते हुए मोंते लेप्रे की पथरीली सड़कों पर टहलने लगे। अब जब सूरज ढल चुका है तो चमचमाता काला आकाश गोधूली बेला के बाद धुंधली नीली हवा के साथ सामने आ गया। इस समय केवल राष्ट्रीय पुलिस के काराबेनिरी दस्ते ही सड़कों पर उनके चारों ओर घूम रहे थे। प्रत्येक चौराहे पतली सांप जैसी गलियां हर दिशा में सांपों की तरह दौड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लगा कि उनके डर से सारा शहर सुनसान हो गया है। इसके आगे की कहानी जारी रहेगी। अगले अंक में हम बताएंगे फिर क्या हुआ, किस तरह माइकल अगले दिन सुबह इंतज़ार करता रहा गुलियानो के आने का। गुलियानो आया या नहीं आया, तो कैसे माइकल ने उसे बचाया, अमेरिका ले जाने के लिए रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, किस तरह की साजिशों ने उनके पैर बांधे, सब जानिए अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान